हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं आप अच्छे ही होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मयूर एस मोरे आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग अभियान बैच के तहत हमारा 11th का सेकंड लास्ट चैप्टर सिखाने वाले हैं, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। ये चैप्टर में ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स ही होंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, 14वां चैप्टर देखा था, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका अगला पार्ट ये चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, जिसपे हम लोग देखने वाले हैं अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड बेंजीन। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे अल्केन्स। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो आज के हमारे टारगेट्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन्स क्लासिफाई कैसे होते हैं वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद विल सी अल्केन्स, व्हाट आर अल्केन्स। फिर आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स, अल्केन्स में आइसोमेरिज्म कैसे होता है वो। कन्फॉर्मेशंस इन अल्केन्स, अल्केन्स में कन्फॉर्मेशन जो होते हैं स्टैगर्ड, इक्लिप्स, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, स्पेशली फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि अल्कीन्स, अल्काइंस। फिर फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, यानी ऑब्वियसली रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स, कंबशन, हैलोजनेशन ऑफ अल्केन, देन कंबशन, पायरोलाइसिस, उसके बाद रिफॉर्मिंग, फिर यूजेस ऑफ अल्केन्स। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे अल्कीन्स। अल्कीन्स में हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग अगले लेक्चर में अल्कीन्स को पूरे डिटेल में देखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इतनी सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर क्लासिफाइड एज, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर क्लासिफाइड एज चेन वाले आइसो, मतलब चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स, एंड दूसरा है साइक्लिक वाले हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हम लोग उसको उनको बोल सकते हैं नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, नॉन साइक्लिक मतलब चेन वाले बेसिकली, राइट। नॉन साइक्लिक मीन्स चेन वाले। ठीक है, अब ये नॉन साइक्लिक फर्दर क्लासिफाइड होते हैं बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा है नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा है नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन्स जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, राइट। दूसरा है नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो है आपके अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, साइक्लिक जो है, साइक्लिक के फिर से दो टाइप है, सैचुरेटेड जिसको हम लोग एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जो है उसके फर्दर टाइप्स है, उसके फर्दर टाइप्स है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अब ये जो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक है, इनको तो हम लोग बाद में ऑब्वियसली देखेंगे कि ये एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं। जब बेंजीन आएगा तब पता चल ही जाएगा। जहां तक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि आपके अल्केन्स की बात है, उनके फिर से दो टाइप से आगे, एक है स्ट्रेट चेन अल्केन्स,
स्ट्रेट चेन, दूसरा है ब्रांच चेन। एक है स्ट्रेट चेन, दूसरा है ब्रांच चेन। वैसे नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्कीन्स एंड अल्काइंस, उसके भी दो टाइप्स है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। उसके भी दो टाइप, स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन आपके हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट अल्केन्स। आता अल्केन्स काय आहे बाळांनो? तो अल्केन्स आर सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स। हे मी तुम्हाला ह्या जे क्लासिफिकेशनचा चार्ट सांगितला त्यात पण मी तुम्हाला सांगितलं होतंच, तरी एकदा पुन्हा एकदा सांगतो, अल्केन्स आर द सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स. अल्केन्स आर सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स हॅव्हिंग द मोलेक्युलर फॉर्म्युला CnH2n+2. बाकी त्यांचा अल्केन्सचं जे इंट्रोडक्शन आहे म्हणजे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन हे तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे, त्यात असं नवीन काही नाही, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, राईट. सो डेफिनेशन सांगायची झाली तर अल्केन्स आर saturated hydrocarbons having carbon single bonds. Alkanes are saturated hydrocarbons having carbon single bonds and carbon hydrogen single bonds with molecular formula CnH2n+2. CnH2n+2. ठीक आहे. आता जर आम्हाला कलर याचा चेंज करू द्या. CnH2n+2 मोलेक्युलर फॉर्म्युला बघा आता. सो CnH2n+2. आता तुमच्या एनच्या आपण वेगवेगळ्या व्हॅल्यू टाकू. बघा एन जर तुमचा 1 असेल, N1 असेल, तुम्हाला फॉर्म्युला काय मिळेल? C1. 2 × 1 2 + 2 4. सो यू विल गेट CH4. तुमचा N समजा 2 आहे, यू विल गेट व्हॉट? C2H2. 2 × 2 4 + 2 6. C2H6. जर तुमचा N3 असेल तर तुम्हाला फॉर्म्युला मिळेल C3H8 अँड सो ऑन. आता ह्या कंपाऊंड्सला काय म्हणता हे तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे, याच्यात असं नवीन सांगायचं काही नाही आहे. आपण मागच्या लेक्चरला ऑलरेडी ह्या सगळ्यांचे नावं बघितलेले आहेत, तर ते मला पुन्हा सांगण्यामध्ये विशेष असं काही वाटत नाही, राईट. यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. आता सांगण्यासारखी गोष्ट कुठली आहे ती ही, अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज पॅराफिन्स. त्यांना पॅराफिन्स असं पण म्हटलं जातं. पॅराफिन्स म्हणजे काय? The one which is chemically less reactive, or unreactive. And paraffins, alkanes are truly less reactive. Alkanes बिलकुल पण जास्त रिॲक्टिव्ह नाही आहेत, बिकॉज कार्बन बॉन्ड इज very लेस पोलर. कारण दोन कार्बनच्या मध्ये बिटवीन 2 कार्बन एटम देर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो अगर दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं रहेगा तो पोलैरिटी आएगी कहाँ से? और अगर पोलैरिटी आएगी नहीं तो रिएक्टिविटी कहाँ से आएगी? वही कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बारे में भी.
कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो भी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी कोई बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.50, वही हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.43। दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 0.07। तो इतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के वजह से दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, और आई वुड से विद सम केमिकल्स दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। उसी वजह से अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट, आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स। अब अल्केन्स में जो आइसोमेरिज्म है वो कौन सा तरह का आइसोमेरिज्म है? अल्केन शोज ओनली वन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। अल्केन सिर्फ और सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म देखते हैं, जो शो करते हैं, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 14 में यानी लास्ट चैप्टर में देखा है। अभी यहाँ पे क्योंकि आए हैं तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दे दूंगा। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म शुरू कहां से होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम it starts from carbon, it starts from alkane having at least 4 कार्बन एटम। 4 कार्बन एटम से ये सिलसिला शुरू होता है। उसके पहले यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनका एक भी चेन आइसोमेरिज्म नहीं होता। अगर ब्यूटेन की बात करोगे आप, C4H10 यानी ब्यूटेन, तो बेटा इसके 2 आइसोमर्स होते हैं। एक होता है ये, दूसरा एक होता है ये, एक होता है ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एन ब्यूटेन, दिस इज कॉल्ड एज 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट। इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैं जस्ट आपको एक फिर से एक रिवीजन दे रहा हूं। अगला वाला है आपका C5H12, C5H12 यानी आपका पेंटेन। फिर इसके 3 आइसोमर्स है, ये एक स्ट्रेट चेन पेंटेन, इसको हम लोग बोलते हैं N पेंटेन। फिर ये 2 नंबर पे ब्रांचिंग 2 मिथाइल ब्यूटेन, एंड अगला है इसको हम लोग बोलते हैं नियोपेंटेन। इसको मतलब कॉमन नेम इसका नियोपेंटेन है। वैसे यहां पे डैश नहीं होता, या तो नियोपेंटेन बोलो जो कि इसका क्या है, जो कि इसका है कॉमन नेम। दूसरा है 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ब्यूटेन में 2 आइसोमर थे, 10 आइसोमर। पेंटेन में 3 है। हेक्सेन में जाओगे तो 5 हो जाएंगे। तो इसी तरह से जैसे ये कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है, उसके नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला कन्फॉर्मेशंस इन अल्केन्स। अब ये भी एक्चुअली हम लोग देख चुके हैं। कन्फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स मतलब क्या? तो बेसिकली जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ना हमारा, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता कैसे है? 2 कार्बन के बीच में ये ऐसा हेड ऑन ओवरलैप होने के वजह से ये बॉन्ड बनता है। अब ये जो बॉन्ड है ये अगर ऐसे घूमता है, इफ इट गेट्स रोटेटेड लाइक दिस, अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा इस ऑर्बिटल पे? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ रोटेट होंगे। तो ये ऑर्बिटल जो ऐसा ओवरलैप हुआ है वो भी ऐसे ही रोटेट होगा। तो दोनों के ओवरलैप में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर ये ओवरलैप ऐसा होता, ये ओवरलैप ऐसा होता और एक कार्बन ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो दिक्कत होती। यहाँ पे दोनों अगर घूम रहे तो दोनों के ऑर्बिटल ओवरलैप पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इसीलिए इसी वजह से ये दिखाते तुमको कन्फॉर्मेशन अल्केन्स। अब उसी के 2 टाइप है। एक है तुम्हारा स्टैगर्ड इक्लिप्स, जो एक न्यूमैन प्रोजेक्शन में आता है, एक सॉ हॉर्स में आता है। ठीक है, तो तुमको मैं दोनों दिखा देता हूं।
पहले देखते हैं सॉहर्स कंफॉर्मेशंस या सॉहर्स प्रोजेक्शंस, कंफॉर्मेशन नहीं, सॉहर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, देखो कैसे है। मैं इसमें आपको इथेन को दिखाऊंगा। किसको दिखाऊंगा? इथेन को दिखाऊंगा। ठीक है, जरा देखना। ये आपका हाइड्रोजन, 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 और दूसरा आपका है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये जो है ये आपका है स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन। व्हाट इज इट? दिस इज योर स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन। ये इथेन का है, इथेन का स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन है। इथेन C2H6। अब इसको, ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये जो, इसको अगर मैंने ऐसे घुमाया, इसको अगर मैंने ऐसे घुमाया तो देखो मुझे क्या मिलेगा। तो यहां पे हाइड्रोजन ये तो है ही, इसको अगर मैंने ऐसे घुमाया तो यहां पे आपका आ जाएगा हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है एक, ये ऐसे ही नीचे ही। ये दोनों हाइड्रोजन जब पास पास आ जाते हैं, दिस कॉजेस रिपल्शन इन देम, इनके बीच में रिपल्शन होता है, और इस तरह के कंफॉर्मेशन को बोला जाता है इक्लिप्स्ड। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इसको कहा जाता है इक्लिप्स्ड कंफॉर्मेशन। ठीक है, इक्लिप्स कंफॉर्मेशन, ये हो गया सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब उसी तरह से होता है तुम्हारा न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखो। अब ये कैसे देखते, ये भी मैंने एक्चुअली लास्ट चैप्टर में बताया था। जो आपका इथेन का मॉलिक्यूल है CHH, उसको आप ऐसे ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो तो आपको सिर्फ कार्बन कार्बन की लाइन दिखेगी, लाइन दिखेगी, सिर्फ ऐसे पॉइंट दिखेगा सामने आगे, और हाइड्रोजन ऐसे निकले हुए दिखेंगे। तो वही मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सामने वाला CH3 ग्रुप। ठीक है, ये जो है ये पीछे वाला जो आपको दिख नहीं रहा है, बस आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो ये आपका हो गया स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन। अगर आप इसको घुमाओगे ना, अगर ये आगे वाला कार्बन घूमेगा या पीछे वाला कार्बन घूमेगा ना, तो देखो आपको क्या मिलेगा। फिर आपको मिलेगा ये ऐसा ग्रुप। पीछे वाला कार्बन घुमा दोगे तो ये जाएगा इधर, हाइड्रोजन ऐसा, ये चला जाएगा इधर हाइड्रोजन, और ये चला जाएगा इधर। अब यहाँ पे ये तीनों हाइड्रोजन एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब आ गए, उस वजह से उनमें रिपल्शन होता है, ये कम स्टेबल होता है, इस वजह से दिस इज कॉल्ड एज इक्लिप्स्ड कंफॉर्मेशन। इसको कहा जाता है इक्लिप्स कंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन पास में आने से रिपल्शन होता है, वैसे यहाँ पे हाइड्रोजन पास में आने से रिपल्शन होता है। तो दोनों जगह ये भी इक्लिप्स है, ये भी इक्लिप्स है, स्टैगर्ड। तो बेसिकली दोनों केस में, उधर भी और इधर भी, स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन इज मोर स्टेबल देन द इक्लिप्स कंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अब अल्केन्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? तो बच्चों, अल्केन्स का प्रिपरेशन करने के लिए देखो बहुत सारे कंपाउंड हैं। एक तो है
फ्रॉम अल्किन्स मतलब एक तो आप इंडस्ट्रियली जहां से ऑयल निकालते हैं वेल से, क्रूड ऑयल जहां से निकालते हैं उसको भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उससे भी अल्केन सेपरेट करते ही करते हैं। लेकिन मैं आपको वो चीज नहीं बताने वाला। आई एम गोइंग टू टेल यू केमिकल द प्रोसेस वेयर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व। जो डिस्टिलेशन करते हैं वहां फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं है। सो फ्रॉम अल्किन्स एंड अल्काइंस, फ्रॉम अल्किन्स एंड अल्काइंस एक है, दूसरा है फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स। ठीक है, तो मेन तो ये दो ही है, फ्रॉम अल्किन्स एंड अल्काइंस एंड फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स। वो कैसे हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, पहला है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नाउ फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब अल्किन्स अल्केन्स, अल्किन्स एंड अल्काइंस दोनों आ गए। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे फ्रॉम अल्किन्स। अब यहां पे जो कैटलिस्ट आपको लगता है, चलो सिंपल वाला अल्किन लेते हैं, CH2CH2 इथिलीन। यहां पे आपको तीन तरह के कैटलिस्ट वैसे लोग जनरली यूज करते हैं। एक होता है पलाडियम, एक होता है प्लैटिनम, और एक रानी निकेल भी होता है। लेकिन रानी निकेल अगर यूज करोगे तो ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, और प्लैटिनम और पलाडियम यूज करोगे, दोनों में से कोई भी एक यूज करोगे तो आपको टेम्परेचर ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली वो रिएक्शन वहां पे रूम टेम्परेचर में भी हो सकता है। तो यहां पे इफ यू हैव प्लैटिनम और पलाडियम, ऑब्वियसली इन दोनों के साथ आपको हाइड्रोजन भी देना पड़ेगा। हाँ, हाइड्रोजन दोगे तो ही तो होगा ये H2। और राने निकेल प्लस हाइड्रोजन, वो तो ऑब्वियसली है प्लस हाइड्रोजन। लेकिन यहां पे उसी के साथ क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर, ये दोनों भी आपको देने पड़ेंगे। तब ये एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड होगा, एक यहां पे ऐड होगा, एंड दैट्स हाउ यू गेट ए अल्केन। तो बेसिकली आपने शुरुआत की थी इथिलीन से, या तो इथिलीन बोलो या इथीन बोलो, इथिलीन और इथीन, and you end up getting what? You end up getting ethane. So that's how you prepare an alkanes from alkenes. इतना सिंपल सा वो रिएक्शन है। ठीक है, अब सिर्फ ये अकेला रिएक्शन नहीं है जहां पे आप अल्कीन से कर सकते हो, वैसे बहुत सारे रिएक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने सिंपल सा रिएक्शन आपको बता दिया। दूसरा है फ्रॉम अल्काइंस, फ्रॉम अल्काइंस, फ्रॉम अल्काइंस जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे भी वही चीज, प्लैटिनम और पलाडियम। और एक चीज मुझे यहां पे बतानी थी, वो इन दोनों की जब रिएक्शन हो रही है तो वो हो रहा है एट रूम टेम्परेचर, और प्रेशर कुछ ज्यादा नहीं, 1 और 2 एटमॉस्फेयर या 2 to 3 एटमॉस्फेयर पे, 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि सारे गैस है तो तुमको उतना प्रेशर तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, यहां पे भी वही चीज, प्लैटिनम, अरे सॉरी, प्लैटिनम, पलाडियम प्लस हाइड्रोजन तो है ही, लेकिन यहां पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे। क्योंकि आपको, आप अल्काइन से जा रहे हो ना, तो अल्काइन क्या है, C2H2, आपको क्या बनाना है C2H6, तो 4 हाइड्रोजन लगेंगे, यानी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो दैट्स व्हाई। और राने निकेल, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर,
और वही 2 moles ऑफ हाइड्रोजन, दिस विल गेट यू C2H6। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टार्टेड विथ इथाइन, या फिर आप इसको एसिटिलीन भी बोल सकते हो, मतलब उसका कॉमन नेम एसिटिलीन ही है। एंड दिस विल एंड अप गेटिंग यू इथेन। तो इस तरह से आप अल्कीन से अल्केन एंड अल्काइन से अल्केन बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा ही। चलो देन मूविंग अहेड फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स। अब अल्किल हैलाइड्स से जब आप प्रिपेयर करते हो तो फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स बाय रिडक्शन यू प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स बाय रिडक्शन। आप उनका रिडक्शन करके प्रिपेयर करते हो, उनका रिडक्शन करके अल्केन्स प्रिपेयर करते हो। यहां पे आपको चाहिए जिंक एंड कॉन्क HCl। देखो RX मतलब अल्किल हैलाइड होता है, लेकिन आपको उसकी आदत नहीं है तो लेट्स नॉट टेक इट। CH3Cl, यहां पे आप लेते हो जिंक और जिंक के साथ लेते हो कॉन्क HCl। अब ये जो कॉन्क HCl प्लस जिंक है ना बेटा, जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्क मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, ये जब आप लेते हो तो ये आपको देता है जिंक क्लोराइड। दिस गेट्स यू जिंक क्लोराइड प्लस 2 हाइड्रोजन। अब ये 2 हाइड्रोजन क्या है, दिस 2 आर nascent हाइड्रोजन, दिस 2 आर nascent हाइड्रो, और ये nascent हाइड्रोजन ही इसका रिडक्शन करवाते हैं। इसलिए कभी कभी यहां पे नीचे 2H ऐसा भी लिखा रहता है। 2H में से एक हाइड्रोजन यहां पे क्लोरीन को रिप्लेस करके मीथेन बना देगा, और जो दूसरा है वो क्लोरीन के साथ जाके HCl बनाएगा। So that's how this reaction happens. Not just this, अगर आपने C2H5Br भी लिया, उसमें भी आपने जिंक डाला, जिंक प्लस कॉन्क HCl, that will get you 2 nascent हाइड्रोजन। तो ये भी आपको देगा C2H, अरे सॉरी, ये भी आपको देगा C2H6 यानी इथेन प्लस HBr। आ गया समझ में? That's how this kind of reaction happens. ठीक है, अरे फिजिकल प्रॉपर्टी, रुको, हमको स्लाइड ऐड करना पड़ेगा। तो हमने फ्रॉम अल्किल हैलाइड देखा, अब दूसरा रिएक्शन है फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स ओनली, फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स ओनली बट by using एक्टिव मेटल्स। अब एक्टिव मेटल्स यानी सोडियम। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है बच्चों वर्ड्स सिंथेसिस। क्या कहा जाता है इसको? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वर्ड्स सिंथेसिस। इट्स वर्ड्स सिंथेसिस के तहत आप अल्किल हैलाइड को अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे? देखो, आपके पास है CH3Cl, तो आपको क्या लेना है, बीच में सोडियम डाल दोगे, दूसरा लोगे Cl CH3, ठीक है, इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो होगा ड्राई ईथर, ठीक है। एंड व्हाट विल हैपन, दिस 2 NaCl वुड गो आउट, ये CH3 कंबाइन करेंगे एंड यू विल गेट व्हाट, योर इथेन, या फिर आप C2H6 भी डायरेक्टली बोल सकते हो, 2 NaC। दिस इज कॉल्ड एज वर्ड्स सिंथेसिस। तो इस रिएक्शन की खासियत यह है कि जो भी आपका अल्किल हैलाइड है, जिसमें जितने भी कार्बन एटम है, जो अल्केन मिलता है उसमें एग्जैक्ट ट्वाइस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही होते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं कि C2H5Cl ही हो, यू कैन टेक C2H5Cl सोडियम, दूसरा होगा ब्रोमीन C2H5, ड्राई ईथर, तो यहां पे ये दोनों कंबाइन करेंगे, यू विल गेट ब्यूटेन C4H10। क्या बचा है, एक सोडियम जाएगा Cl के साथ,
दूसरा सोडियम जाएगा Br के साथ, you will get NaCl plus NaBr. That is what is called as Wurtz synthesis from alkyl halide by using active metals. ये एक हो गया पहला. दूसरा रिएक्शन है इसका by using Grignard reagent. So first of all you need to know कि Grignard reagent जो है आपका वो बनता कैसा है. How does the Grignard reagent is formed? तो Grignard reagent बनाने के लिए बेटा आपको चाहिए अल्किल हैलाइड ही. अल्किल हैलाइड से ही शुरुआत करोगे आप. RX, इसमें आप डालोगे मैग्नीशियम, एंड ऑल ऑफ दिस विल हैपन इन ड्राई ईथर. सारा का सारा होगा ड्राई ईथर में. ठीक है. अब ये जो मैग्नीशियम है बेटा, दिस मैग्नीशियम गेट्स इंसर्टेड बिटवीन योर R एंड X. R और X के बीच में वो इंसर्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट RMgX. क्या मिल रहा है आपको? RMgX. इस RMgX की ये खासियत है कि यहाँ पे R के ऊपर होता है डेल्टा माइनस और मैग्नीशियम के ऊपर होता है डेल्टा प्लस. ठीक है. अब मैं इसका एक्चुअली ना एक काम करता हूँ, अगले स्लाइड पे ही जाता हूँ. ठीक है. और मिथाइल क्लोराइड लेता हूँ. मिथाइल क्लोराइड, इसमें आप डाल रहे हो मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर. मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, जैसा मैंने बोला, दिस मैग्नीशियम गेट्स इंसर्टेड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड, जिसका कोई मैकेनिज्म एज सच नहीं है. बस मुझे बताना यह है कि यू आर गेटिंग CH3Mg. यहाँ पे कार्बन जो है आपका बेटा वो मैग्नीशियम से अटैच है. अब कार्बन और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज वेरी हाई, 2.5. कार्बन इज टिपिकली नॉन मेटल. और अगर आप मैग्नीशियम की बात करोगे तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ 1 से लेकर 1.1 के बीच में कुछ तो भी है. ठीक है. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी बड़ा डिफरेंस है. दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी बड़ा डिफरेंस है. उस वजह से आपके कार्बन के ऊपर यहां पे आएगा डेल्टा माइनस, मैग्नीशियम के ऊपर आएगा डेल्टा प्लस, और ये डेल्टा माइनस तो है ही. इस वजह से क्या होगा, ये जो कार्बन है आपको दिख रहा है, दिस कार्बन हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स टू इट. एक है इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक, एक इसका है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा है बेसिक. तो अगर इसके सामने, इस कंपाउंड के साथ अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड लेके आओगे तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा. और इसके साथ अगर आप कोई ऐसा कंपाउंड लेके आओगे जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड यानी कि वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, ऐसे कंपाउंड बेसिकली जहां पे हाइड्रोजन आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन तीनों में से किसी एक को अटैच होना चाहिए, तो उस हाइड्रोजन को कहा जाता है एक्टिव हाइड्रोजन. तो यहां पर वो भी लिख देता हूं मैं, न्यूक्लियोफिलिक विथ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, and basic with compounds, containing active hydrogens. और जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूं, एक्टिव हाइड्रोजन मतलब एन हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन. ठीक है. या कोई ऐसा हाइड्रोजन जो किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच हो. तो इसके बेस्ट एग्जांपल्स हो गए वाटर, अमोनिया, अल्कोहल,
अल्कोहल आप कुछ भी कोई भी अल्कोहल लेके आओ, क्योंकि मैं सिर्फ मिथेनॉल लिखता तो आपको लगता कि सिर्फ मिथेनॉल है। जो अल्कोहल लेके आना है वो लाओ। अमाइंस, ये तो अमोनिया है NH3, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन, ETC। ठीक है, सो आई गेस दिस मच इज इनफ। ये जो CH3MgCl है, अब मैं आपको इसका रिएक्शन दिखाता हूं। ये CH3MgCl, यानी आप कोई भी अल्काइल ले सकते हो, मैंने CH3 लिया है, यू कैन टेक एनी अल्काइल फॉर दैट मैटर। इसका रिएक्शन कर रहे हो आप वाटर के साथ। अब वाटर में क्या है, HOH। अब वाटर के दो टुकड़े कर दो, जैसे यहाँ पे डेल्टा माइनस है और ये वाला पार्ट डेल्टा प्लस है, वैसे इमेजिन कि वाटर भी दो टुकड़ों में डिवाइडेड है, एक में प्लस है, दूसरे में माइनस है। जैसे वाटर को आप दो टुकड़े में लिख ही सकते हो कि वाटर इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट, वन इज H प्लस एंड अनदर इज OH माइनस। ठीक है, तो CH3 डेल्टा माइनस वाला पार्ट वो जो था वो H प्लस आयन के साथ चला गया टू गेट यू मीथेन गैस, और जो OH था वो चला गया MgCl के साथ, तो दैट गेट यू MgCl एंड OH। इस तरह से यू कैन ऑब्टेन अल्केन by reacting water, especially water with Grignard reagents। ठीक है, दूसरा कोई भी आप Grignard reagent ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही लेना है। चलो मैं दूसरा कुछ लेता हूँ, C2H5 MgBr, ये लेता हूँ। इसमें मैं डाल रहा हूँ वाटर। अब मैं ये तोड़ ताड़ के नहीं दिखाऊंगा, मैंने पहले दिखा दिया। ठीक है, C2H5 यहाँ से एक हाइड्रोजन उठाएगा, यू विल गेट C2H6 जो अगेन गैस ही है, प्लस यू विल गेट MgBr और H2O का OL। That's how you can get an alkane by reacting Grignard reagent with the water। ठीक है बच्चों, चलो देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अब अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो जैसा मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई ये कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में अल्केन्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0 है, कि दोनों कार्बन ही है। और जहां तक कार्बन हाइड्रोजन की बात है, तो वहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ना के बराबर है। मैं एग्जैक्ट 0 नहीं लिखूंगा, ऑलमोस्ट 0। ठीक है, अब इस वजह से क्या होता है, इसी वजह से आपके जो अल्केन्स है, दिस इज व्हाट मेक्स अल्केन्स नॉन पोलर। अल्केन आपके बिल्कुल भी पोलर नहीं है, दे आर नॉन पोलर इन नेचर। अब अगर ये नॉन पोलर इन नेचर है, तो अल्केन में जो इंटरमोलेकुलर इंटरेक्शन होगा वो कौन सा होगा। तो अल्केन में ऑब्वियसली बेटा, अगर आपको इंटरमोलेकुलर इंटरेक्शंस करवाना है, तो ये इंटरमोलेकुलर इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, वैन डेर वाल फोर्सेस। जो नॉन पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं वहां पे जो इंटरमोलेकुलर इंटरेक्शंस होते हैं वो हमेशा होते हैं आपके कौन से, वैन डेर वाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस। सो इन अल्केन्स intermolecular interactions are van der Waal forces, they are van der Waal forces। और जहां तक आपको पता होगा कि वैन डर वाल फोर्सेस का जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस, strength of van der Waal forces are directly proportional to molecular mass, or
साइज ऑफ द मोलेक्यूल, साइज ऑफ द मोलेक्यूल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतना स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर फोर्सेस ज्यादा होगा, उतना साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, उतना वैन डर फोर्सेस ज्यादा होंगे। और बेसिकली ये सब क्यों होता है? मोलर मास या साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ज्यादा होने से स्ट्रेंथ ऑफ मोलिक्यूल सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर फोर्सेस ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि वैन डर फोर्सेस का जो स्ट्रेंथ है वो कनेक्टेड होता है सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल्स। किससे? सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल। तो किसी भी मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, किसी भी मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर फोर्सेस उतना ही ज्यादा होगा। स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर फोर्सेस जितना ज्यादा होगा उतना मॉलिक्यूल्स जो है और पास में आएंगे। जितना मॉलिक्यूल्स और पास में आएंगे, they would start getting transition from gas to liquid, और पास में आएंगे तो लिक्विड से बनेंगे सॉलिड्स। और यही रीजन है बेटा कि अल्केन्स में जो पहले 4 मेंबर्स है, पहले 4 मेंबर्स है, या पहले 5 पकड़ के चला तो भी चलेगा, 5 मेंबर जैसे कि मीथेन, खास करके पहले 4 मेंबर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑल ऑफ दिस 4 आर गैसेस। ये चारों के चारों गैसेस है, क्योंकि मोलेकुलर मास उनका अभी उतना बड़ा नहीं है कि भाई उनमें वैन डर फोर्सेस का स्ट्रेंथ बढ़े। जैसे आप पेंटेन से आगे जाना स्टार्ट करते हो, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, अनडीकेन, डोडीकेन, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन एंड सो ऑन। जैसे आपका मोलेकुलर मास बढ़ता जाता है, तो अब मोलेकुलर मास इतना बढ़ चुका है कि वैन डर फोर्सेस का स्ट्रेंथ उतना बढ़े। और क्योंकि इस वैन डर फोर्स का स्ट्रेंथ बड़ा है, इट इज पुलिंग द मोलेक्यूल्स टुगेदर। क्योंकि मोलेक्यूल्स को पास में खींच रहा है, इसलिए वो गैस से लिक्विड बनना स्टार्ट होगा। और इसीलिए मीथेन CH4 से लेकर C4H10 तक, यानी ब्यूटेन तक, सारे के सारे हैं आपके गैसेस। ठीक है, फिर C5H12 यानी पेंटेन से लेकर C17H36 तक जितने भी मॉलिक्यूल्स है अल्केन्स के, सारे लिक्विड्स के फॉर्मेट में है, लिक्विड्स के फेज में है। उसके बाद C18H38 ऑनवर्ड्स, C18H38 ऑनवर्ड्स जितने भी है, all of those are solids. I would rather call them as waxy solids. यानी वैक्स जैसा होता है ना, वैक्स जैसे वो सॉलिड्स है, कोई वो ऐसे हार्ड सॉलिड नहीं है पत्थर जैसे। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अब दूसरी चीज, और एक चीज मुझे यहाँ पे बतानी है कि अल्केन में, अल्केन के जो चेन्स है उनमें जितनी ब्रांचिंग होगी ना बेटा, उतना उनका सरफेस एरिया कम होगा। जितना उनका सरफेस एरिया कम होगा, उनका स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर फोर्सेस कम होगा। जितना स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर फोर्स कम होगा, उतना उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो बेसिकली ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस, और आई वुड रादर से ऐसे लिखने की जगह मैं उल्टा लिखता हूं। देखो, वैन डर वाल्स फोर्सेस directly proportional to surface area, and surface area is inversely proportional to number of branches in chains, number of branches in chain, right? तो बेसिकली अगर कहा जाए तो यू कैन डायरेक्टली कोरिलेट वैन डर फोर्सेस विद नंबर ऑफ ब्रांचेस इन चेन। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो
कि वैन डर वाल फोर्सेस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस इन चेन्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन चेन। मतलब आपके मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा ब्रांचेस होंगे उतना वैन डर वाल फोर्सेस का स्ट्रेंथ कम होगा, स्ट्रेंथ जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूं। ये आपका पेंटेन, स्ट्रेट चेन पेंटेन, ये एक ब्रांच, यहां पे 3 ब्रांच। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करी जाए, अब मुझे ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, तो मुझे याद नहीं एग्जैक्ट फिगर, लेकिन इतना श्योर है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। 2 नंबर पे इसका आएगा, 3 नंबर पे। दैट्स व्हाट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स आर ऑल अबाउट। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अब अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या बेटा? केमिकल रिएक्शंस। क्या अल्केन रिएक्ट कैसे करेंगे, है ना? अब अल्केन्स देखो, पहली बात तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? 0 होता है। 0 होता है, उसी वजह से आपके जो अल्केन्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली नॉन पोलर, सॉरी दे आर एक्सट्रीमली नॉन पोलर इन नेचर। अब क्योंकि वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, दे आर केमिकली वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। अब इसका मतलब है कि उनके रिएक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन उनका एक ही सबसे फेमस और फेवरेट, उनका एक ही सबसे फेवरेट रिएक्शन है अल्केन्स का, वो है हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स। बाकी जगह पे वो रिएक्ट करते ही नहीं, बाकी जगह वो सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करना मतलब कंबूशन, मतलब क्या? कंबशन, जलना। तो वही उनका मेन रिएक्शन है। वो छोड़ के अगर बाकी रिएक्शन देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हैलोजनेशन ऑफ अल्केन, यही एक अकेला रिएक्शन है जहां वो ठीक से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो नॉन पोलर ये तो मैंने बता दिया, पैराफिन्स इसी वजह से उनको कहा जाता है। ठीक है, तो मैं ज्यादा बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करता, आप मेरे लेक्चर में आपको पता है, सीधा मुद्दे पे आ जाता हूं, मेन चीज आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, सो हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स। अब हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स क्लोरीनेशन भी होता है, ब्रोमिनेशन भी होता है, आयोडीनेशन भी होता है। अगले साल आपको ये और डिटेल में आएगा आयोडीनेशन वाला भी। अभी मैं फिलहाल क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन का बता देता हूं। तो बात क्या है ना, इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के वजह से दिस रिएक्शन लीड्स टू गेट यू मिक्सचर ऑफ मेनी 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 प्रोडक्ट्स। खास करके देखो रिएक्शन, पहली बात तो यहां पे हमारे रिएजेंट्स क्या है? रिएजेंट्स जो है आप लोगे क्लोरीन गैस, क्लोरीन लोगे। दूसरा कंडीशंस, कंडीशंस इस रिएक्शन के लिए क्या क्या होता है? तो कंडीशंस इसके लिए होता है यूवी लाइट, या तो यूवी लाइट आप प्रोवाइड कर दो, या तो डिफ्यूज्ड सनलाइट, या तो डिफ्यूज्ड सनलाइट। ठीक है, या फिर हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब अराउंड 300 से 500 डिग्री केल्विन, 573 टू 773 केल्विन, जो बन के आता है 300 से 500 डिग्री सेल्सियस। ये कंडीशंस है। तो देखो रिएक्शंस होता कैसा है, होते कैसे है। आपका है मीथेन गैस, Cl2 गैस। अब इन तीनों में से आपको जो लिखना है वो लिखो। आपने यूवी लाइट लिखा तो भी चल ही जाए। ठीक है, तो ये क्लोरीन जो है आपको देगा CH3Cl, और HCl बाहर निकल जाएगा। अब वो CH3Cl जो है बेटा, दैट CH3Cl देन रिएक्ट्स विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस। अगेन यूवी लाइट ये सब तो रहेगा,
यूवी लाइट, यह आपको देगा CH2Cl2, जिसको कहा जाता है डाइक्लोरोमीथेन, प्लस HCl बाहर निकल गया। फिर से ये CH2Cl2 जो है that reacts with another molecule of chlorine in presence of UV light. It gets you chloroform CHCl3 plus HCl, and lastly वो CHCl3 जो है that reacts with another molecule of chlorine to get you कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, एंड अब जाकर रिएक्शन रुक जाती है, क्योंकि रिएक्शन अब आगे जा ही नहीं सकती। अब और कोई हाइड्रोजन बचा ही नहीं है तो आपका क्लोराइड रिप्लेस कर पाए, इसीलिए ये आपका हो जाता है मेजर। दैट्स व्हाई दिस बिकम्स योर मेजर। ठीक है बच्चों, अब यहां पे दिक्कत क्या है? आप बोलोगे सर हम लोग हाउ कैन वी स्टॉप दिस? तो अगर आपने समझ लो यहां पे रिएक्शन करते समय क्लोरीन एक्सेस में लिया है तो ये नौबत आती है। अगर समझ लो ये रिएक्शन मुझे कंट्रोल करना है तो मैं क्या करूंगा? आई विल टेक मीथेन और अल्केन इन एक्सेस, मैं इसको एक्सेस में ले लूंगा, और जो क्लोरीन का सप्लाई है बेटा, जो क्लोरीन का सप्लाई है वो लिमिटेड रखूंगा। अगर मैं क्लोरीन का सप्लाई लिमिटेड रखता हूं और मीथेन एक्सेस में रखता हूं तो मुझे एक्सक्लूसिवली क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड ही मिलेगा और रिएक्शन आगे नहीं जा पाएगा। तो फिर भी ये होने के रीजंस क्या है? ये होने के रीजंस है, मैं आपको बताता हूं इसके पीछे वाला मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही मैकेनिज्म ही डिसाइड करता है कि टर्शियरी हाइड्रोजन जहां जिस मतलब तुम्हारे अल्केन में अगर टर्शियरी हाइड्रोजन है तो टर्शियरी हाइड्रोजन वुड गेट रिप्लेस्ड बाय क्लोराइड प्रेफरेंशियली ओवर सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन वुड गेट रिप्लेस्ड बाय क्लोराइड और ब्रोमाइड प्रेफरेंशियली ओवर प्राइमरी। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे भी वही रीजन है। कौन सा? आपका सॉरी, उसके पीछे चेन रिएक्शन जो है, चेन रिएक्शन ही उसके पीछे रीजन है, और चेन रिएक्शन ही ये इतने सारे प्रोडक्ट मिलने का रीजन है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखना बच्चे कैसे होता है ये। अरे सॉरी, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो क्लोरीन जो गैस है, क्लोरीन प्लस क्लोरीन, इसमें आपने क्या कंडीशन दिया है? यूवी कंडीशंस प्रोवाइड किया आपने, राइट? यूवी। तो इस यूवी का कंडीशन जब प्रोवाइड होता है तो अब यहां पे होता है होमोलाइसिस। इट अंडरगोज व्हाट? इट अंडरगोज होमोलाइसिस। इस होमोलाइसिस में ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड गेट्स ब्रोकन इन द एग्जैक्ट हाफ। एग्जैक्ट दो, इसके दो टुकड़े बनते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका आ जाता है क्लोरीन के ऊपर, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है इस क्लोरीन के ऊपर। यह आपको देता है Cl डॉट प्लस दूसरा Cl डॉट। तो आपको ये दो फ्री रेडिकल मिल गए। अब ये फ्री रेडिकल रिएक्ट करेंगे आपके मीथेन के साथ। अब मीथेन का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है बच्चों, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है? ये बॉन्ड बना हुआ होता है ऑलवेज दो इलेक्ट्रॉन से। तो अगर आप दूसरा एक क्लोरीन फ्री रेडिकल इससे रिएक्ट कर रहा है, ये मैंने पहला स्टेप जो लिखा ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज चेन इनिशिएशन स्टेप। क्योंकि ये चेन रिएक्शन है तो दिस इज कॉल्ड एज चेन इनिशिएशन स्टेप। पहला है आपका चेन इनिशिएशन स्टेप। दूसरा, ये जो दूसरा स्टेप अभी शुरू हो रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज चेन प्रोपोगेशन स्टेप। क्या कहा जाता है इसको? दिस इज कॉल्ड एज चेन प्रोपोगेशन स्टेप, जिसमें चेन जो है वो चेन आगे आगे आगे, एक फ्री रेडिकल अगर बनता है तो वो अगर न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो वो दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट करेगा।
एक फ्री रेडिकल अगर न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो वो दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, फिर वो नया फ्री रेडिकल दूसरे न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो और एक फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये तभी रुकता है जब एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से रिएक्ट करता है। तो बेसिकली ये Cl डॉट यहां पे रिएक्ट करेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, और अब इस क्लोरीन को अगर रिएक्ट करना है तो इसको क्या चाहिए, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड इस तरह से तोड़ेगा कि वहां से बस एक ही इलेक्ट्रॉन लेके तुम्हारा हाइड्रोजन बाहर आएगा, ये ऐसा। तो बेसिकली यू वुड गेट HCl, HCl मिल गया, प्लस क्या बचा, CH3 डॉट, क्या बचा CH3 डॉट बचा। अब ये जो CH3 डॉट है बेटा, ये CH3 जो बना है ये दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। ये जो CH3 है ये CH3 रिएक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल से। अब जैसे क्लोरीन ने यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन देके H प्लस आयन को निकाल के लेके गया, वैसे ये CH3 भी वही करेगा। यहाँ दो में से एक क्लोरीन को वो उठा के लेके जाएगा टू गेट यू यूर CH3Cl, प्लस ये जो Cl डॉट यहाँ पे एक बचा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे इसके ऊपर बचा रहेगा। जैसे यहाँ पे बचा हुआ था कार्बन के ऊपर, वैसे यहाँ पे भी इस क्लोरीन के ऊपर यह इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन चेन प्रोपगेशन स्टेप। एंड सबसे लास्ट में होता है आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब यहाँ पे चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा बेटा, चेन टर्मिनेशन स्टेप में एक कोई भी फ्री रेडिकल होगा वो दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। जैसे ये देखो, ये CH3 जो है, ये CH3 दूसरे CH3 डॉट से कंबाइन करेगा, ये ऐसे, दिस विल गेट यू C2H6, या फिर एक Cl डॉट दूसरे Cl डॉट से रिएक्ट करेगा टू गेट यू Cl2। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब अगर यहाँ पे आप ठीक से गौर से देखोगे तो आपको दिखा होगा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर क्या बना है, फ्री रेडिकल। अब आपको याद है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे काम करती है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था इंडक्टिव इफेक्ट या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के तहत कि फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है वो ऐसे काम करती है। टर्शियरी फ्री रेडिकल जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर आपका सेकेंडरी, लिख रहा हूं मैं, हाँ, टर्शियरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 नंबर पे आएगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल, फिर आएगा आपका टर्शियरी, अरे यार सॉरी, फिर आएगा आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल। और इसी वजह से जो आपका अल्केन रहेगा उस अल्केन में सेकेंडरी कार्बन अगर रहेगा तो वहां का हाइड्रोजन ज्यादा जल्दी रिप्लेस होगा। मैं आपको दिखाता हूं, समझ लो आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ये देखो, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे सेकेंडरी कार्बन है, यहां पे दो, ये कार्बन क्या है, ये प्राइमरी है। तो अगर आप इसका क्लोरीनेशन करने जाओगे Cl2 H न्यू, तो आपको मिलेगा 2 क्लोरोब्यूटेन, दूसरा मिलेगा 1 क्लोरोब्यूटेन। तो इसका जो परसेंटेज होगा ना वो लगभग 85 to 90% होगा, यानी ये आपका रहेगा मेजर प्रोडक्ट, और वो रहेगा 10 to 15% दूसरा वाला, यानी वो आपका हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो ये क्यों, किस वजह से हो रहा है, फ्री रेडिकल की वजह से, फ्री रेडिकल बन रहा है ना, तो टर्शियरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए जो और सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल है, तो जहां टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी तीनों होंगे तो टर्शियरी प्रेफरेंशियली रिप्लेस होगा देन सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रेफरेंशियली रिप्लेस होगा देन प्राइमरी। और इसी वजह से अगर समझ लो मेरे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है ये वाला, तो ऑब्वियसली इसमें क्लोरीन HNO आप डालोगे तो आपको ज्यादातर 95% यही मिलेगा, क्योंकि ये टर्शियरी फ्री रेडिकल देता, और दूसरा आपको मिलता ये वाला,
जो अराउंड 5% है, तो दिस इज हाईली मेजर एंड दिस इज माइनर। ठीक है, आ गया समझ में कि क्यों ऐसा होता है। और यही चीज ब्रोमिनेशन के साथ भी होगी। मैंने सारा क्लोरीनेशन किया है इसीलिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हैलोजेंस के हिसाब से बात करोगे तो होगा फ्लोराइड सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है। क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है एंड ज्यादा स्टेबिलिटी भी प्राप्त करता है। इसलिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड लास्टली आयोडीन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इनके लिए ये हो गया। और दूसरा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है? टर्शरी कार्बन जहां पे होगा, टर्शरी कार्बन वाला हाइड्रोजन, फिर सेकेंडरी कार्बन वाला हाइड्रोजन, फिर प्राइमरी कार्बन वाला हाइड्रोजन एंड सबसे लास्ट में 0 डिग्री यानी मिथाइल वाला हाइड्रोजन। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर हैलोजनेशन। फिर आपका क्लोरीनेशन हो या ब्रोमिनेशन हो, वो एग्जैक्टली सेम ऐसा का ऐसा ही होगा। ठीक है बेटा, तो मैं आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ चुकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन, कंबशन। अब कंबशन क्या है? कंबशन वो है जिस वजह से आपकी गाड़ियां चल रही है, आपका गाड़ियां चल रही है, आपका फ्लाइट, आपका प्लेन उड़ रहा है। कंबशन मतलब अल्केन ऑक्सीजन से जलते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जलते हैं एंड दे प्रोड्यूसेस CO2 प्लस H2O गैस। सिंपल। CO2 गैस स्पेशली, H2O गैस कभी होता है कभी नहीं होता। इस रिएक्शन की खासियत यह है कि इसमें जितने भी कार्बन होंगे ना, सारे के सारे CO2 बनाएंगे, और जितने हाइड्रोजन होंगे सारे के सारे वाटर बनाएंगे। तो देखना बेटा, यहां ऑक्सीजन की स्टोइचियोमेट्री में बाद में लिखता हूं। कार्बन, एक कार्बन है तो वो CO2 देगा। हाइड्रोजन कितने बेटा? 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन कितने वाटर मॉलिक्यूल देंगे? 2H2O। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 2 4, 2O2, लाइक दैट। उसी तरह से अगर आपके पास ब्यूटेन है C4H10, उसमें अगर आप O2 डाल रहे हो तो 4 कार्बन आपको देंगे 4 CO2, और हाइड्रोजन कितने? 10, तो वो आपको देंगे 5H2O। 4 दूनी 8 प्लस 5 13, तो ये हो जाएगा 13/2। सिंपल। आ गया समझ में? आपको जो कार्बन लेना है, जो हाइड्रोकार्बन लेना है वो लो, बस कार्बन का बना दो CO2, हाइड्रोजन का बना दो H2O, और उस हिसाब से आप उसकी ऑक्सीजन की स्टोइचियोमेट्री बैलेंस कर सकते हो। इतना सिंपल फंडा है। ये बुक में फॉर्मूला विर्मूला सब दिया है, फॉर्मूला चीजों को कॉम्प्लिकेट करता है। ये सिंपल सा फंडा है, जितना कार्बन है उतना CO2 मिल रहा है, जितना हाइड्रोजन है उतना वाटर मिलेगा, बात खत्म। ठीक है बेटा, चलो अगला पायरोलाइसिस। अब पायरोलाइसिस क्या होता है? अब ये जो कंबशन हमने किया, दिस कंबशन वाज हैपनिंग इन या बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था। तो पायरोलाइसिस क्या होगा? पायरोलाइसिस होगा बर्निंग इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बर्निंग इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको क्या देगा? पायरोलाइसिस, या इसको क्रैकिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अगर समझ लो आपने हेक्सेन लिया है, हेक्सेन को हीट किया, तो यहां पे यह आपको देगा अल्कीन C612 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। या तो एक ये होगा, दूसरा क्या हो सकता है? C6H14 जो है इसके टुकड़े हो जाएंगे। यहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पे कार्बन कार्बन के बॉन्ड भी ब्रेक हो सकते हैं। दिस माइट गेट यू C4H8 प्लस C2H4 प्लस हाइड्रोजन, ये भी आपको बॉन्ड मिल सकता है। या फिर C6H14 on heating in absence of oxygen can also get you एक आपको मिल सकता है C4H8 और दूसरा मिल सकता है C2H6, एक अल्कीन दूसरा अल्कीन। तो इस तरह के भी रिएक्शन होते हैं जिनको कहा जाता है पायरोलाइसिस। पायरो का मतलब क्या होता है? अरे सॉरी, हाँ, पायरो मतलब होता है हीट।
पायरो मतलब होता है हीट, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक, तो ब्रेकिंग द कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बाय यूजिंग हीट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज पायरोलाइसिस। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, सिंपल सी चीज है यहाँ पे। ओके, तो आगे जाते हैं। नेक्स्ट, रिफॉर्मिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे कार्बन एटम्स मतलब अल्केन्स कंटेनिंग 6 to carbon atoms, 6 to 10 carbon atoms, alkanes containing 6 to 10 carbon atoms, whenever they are subjected to very high pressure, around 10 to 20 atmospheric pressure and high temperature of 773 Kelvin, in presence of catalysts like V2O5, vanadium pentaoxide, Cr2O3 या MO2O3, molybdenum oxide, they gets you benzene or its analogs. तो बेसिकली यहाँ पे होता है साइक्लाइजेशन रिएक्शन। तो दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग रिएक्शन बेटा। ठीक है, तो रिफॉर्मिंग को आप ये भी बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज साइक्लाइजेशन, आप इसको साइक्लाइजेशन भी बोल सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है C6H14, या तो ऐसा लिखो, हाँ ऐसा लिखा, या फिर आपका पूरा चेन ऐसा लिखो। ठीक है, so this is being subjected to temperature of around 773 Kelvin and pressure of around 10 to 20 atmospheric pressure, 10 to 20 ATM, in presence of catalysts like V2O5 or Cr2O3 or MO2O3। ठीक है, in presence of all this it gets you what? It gets you benzene ring। ये पूरा मैजिकल रिएक्शन है, ये जो है ना ये पूरा ऐसे फ्यूज्ड होके चेन बन जाती है। अब हमने C6H14 से शुरू किया था, क्या मिल रहा है? C6H6। तो 8 हाइड्रोजन कहाँ गए? 8 हाइड्रोजन बाहर निकल गए, 4H2। ठीक है, एंड दैट इज हाउ दिस रिएक्शन हैपेंस। इसी को कहा जाता है रिफॉर्मिंग। ठीक है बेटा, चलो नाउ मूविंग ऑन टू दिस यूजेस ऑफ अल्केन्स। अब यूजेस ऑफ अल्केन्स कहाँ यूज किए जाते हैं आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं है। इन पेट्रोल्स, डीजल्स ETC, पेट्रोल डीजल्स में यूज किए जाते हैं। दे ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। तीसरा, दे ऑल्सो यूज्ड एज अ पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स जो है उसमें भी अल्केन्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दे आर यूज्ड एज अ फ्यूल, यूज्ड एज फ्यूल्स, ये सबसे बड़ा अल्केन्स का यूज है। ठीक है बच्चों, तो आई गेस दिस मच इज इनफ। नेक्स्ट, अल्केन्स। अल्केन्स क्या होते हैं? अल्केन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है कि नहीं बेटा? अल्केन्स आर अनसैचुरेटेड मतलब क्या? जहां पे कार्बन कार्बन एटलीस्ट एक तो भी डबल बॉन्ड हो। तो अल्केन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स आर unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon carbon double bond having जनरल फॉर्मूला। इनका जनरल फॉर्मूला क्या है? इनके जनरल फॉर्मूला में 2 हाइड्रोजन कम रहेंगे, तो ये हो जाएगा CnH2n, नॉट CnH2n+2, ये हो जाएगा CnH2n। एग्जाम्पल, इनका पहला मेंबर भी लोगे तो उसमें 2 कार्बन तो हो गए ही होंगे। तो पहला ही है C2H4, C3H6, C4H8 एंड सो ऑन। ये आपका इथिन, ये आपका प्रोपीन और ये आपका ब्यूटीन, राइट। बाकी इसके बारे में इंट्रोडक्शन तो पहले ही हो चुका है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। अगला, आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स। अब अल्केन्स में कौन से आइसोमेरिज्म होते हैं बेटा?
तो बेटा अल्केन्स में दो तरह के आइसोमेरिज्म मेनली होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो उस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आप चेन आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हो। जैसा हमने अल्केन्स में देखा था वैसा ही चेन आइसोमेरिज्म। और दूसरा जो है वो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं अल्केन्स का। वी हैड ऑलरेडी सीन इट इन द लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी देखा, ठीक है। अभी फिर भी थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अल्कीन्स में भी शुरुआत कहां से होगी? जब आपके पास मिनिमम 4 कार्बन एटम होंगे। 4 से पहले तो नहीं होगी शुरुआत। तो पहला है ये, अब ये आपका क्या है? ब्यूट 1 इन है। एंड ये क्या है? ये ब्यूट 2 इन है, राइट। मैंने आपको नॉमेनक्लेचर तो पहले सिखा दिया, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बेटा? ये दोनों एक दूसरे के हो गए पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमर्स हो गए कि नहीं? अब ये ब्रांच उठाओ, यहां पे लगा दो। ये ब्रांच उठाओ, ऐसा इधर लगा दो। ये क्या बन गया? ये बन गया 1 2 3 2 मिथाइल प्रोप 1 इन या 2 मिथाइल प्रोपिन। 2 मिथाइल प्रोपिन। अब यहां पे भी ये सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहां पे भी सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो ये इन दोनों का क्या हुआ? चेन आइसोमर। क्योंकि कार्बन की चेन की लेंथ यहां दोनों जगह 4 ही है, लेकिन यहां पे कितनी है? 3 है। तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन हो गए, लेकिन ये इसका और ये इसका क्या हो गया? चेन आइसोमर। ठीक है, आ गया समझ में? सिंपल सा आइसोमेरिज्म है बेटा, वैसे तो हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, अब लास्ट पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तुम सभी को पता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म माने क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म माने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड पे सेमी ग्रुप होते हैं, और अगर सेम एक साइड पे सेमी ग्रुप है तो सिस, और सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे है तो ट्रांस। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्यूट 2 इन। ये देखना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 CH3। ये क्या है? ऑब्वियसली इट्स अ सिस आइसोमर। दूसरा क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड CH3 H H। ये क्या है? दिस इज योर ट्रांस आइसोमर। दिस आइसोमर ट्रांस आइसोमर, राइट। बाकी तो तुमको ऑलरेडी पता है ही ये सारी चीजें। अब इन दोनों में ट्रांस आइसोमर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बेटा, वो सिस आइसोमर से हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि वो सिमेट्रिकली परफेक्ट होता है। इट फिट्स वेल इनटू द क्रिस्टल लैटिस, बिकॉज ऑफ विच द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर ऑलवेज इंक्रीजेस। सिस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट तुम्हारे ट्रांस आइसोमर से हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पे इसके डाइपोल्स कैंसल आउट नहीं होते। इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। यहां पे ये दोनों ऑपोजिट साइड पे होने की वजह से डाइपोल मोमेंट कैंसल आउट हो जाता है, या उनका बॉन्ड मोमेंट कैंसल आउट हो जाता है, इसलिए इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, इनका नॉन जीरो होता है। और मेल्टिंग पॉइंट की जहां तक बात है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ट्रांस का हमेशा सिस से ज्यादा होता है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब वह हम लोग अल्कीन्स का प्रिपरेशन, उसके रिएक्शंस, अल्काइंस का प्रिपरेशन, रिएक्शन को आगे लेके आएंगे। मिलते हैं तब। टिल देन, बाय बाय।